सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार और मंदाकिनी आपको भी नमस्कार। हाँ, राजश्री जी मेरा भी आपको नमस्कार और सभी सखियों सहेलियों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा गुलाबी सा रंग आपने पहन रखा है मंदाकिनी। आपने भी तो खूबसूरत लाल रंग पहन रखा है। हाँ भाई, मंदाकिनी गुलाबी रंग जो है वो प्यार, रोमांस और चंचलता का प्रतीक माना जाता है और ये रंग लाल रंग से भी जुड़ा हुआ है और एक संयमित जीवन शैली अपनाता है। गुलाबी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति ऐसा सुना है मैंने और उस लिहाज से आप और मैं दोनों ही जुड़ गए हैं। आपने कहा ना कि गुलाबी रंग लाल रंग से जुड़ा हुआ है और आपने कहा प्यार और रोमांस का प्रतीक है, तो आज इस कार्यक्रम में हम भी प्यार और रोमांस करेंगे अपनी सखियों के साथ। बिल्कुल। और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो लाल रंग है ना वो शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लाल रंग उमंग और साहस का भी प्रतीक है और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कितनी आत्मविश्वासी महिला हैं। शुक्रिया। और आज भाई हम आज की महिला आत्मनिर्भर और स्वतंत्र, ये भी एक विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। जी बिल्कुल, जहाँ राजश्री जी हो वहाँ आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महिलाओं का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं, हम सब आज तो वक्त बहुत बदल गया मंदाकिनी, और आप भी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है। हमारे दफ्तर में बहुत ऐसी महिलाएं काम करती हैं, कार्यरत हैं, जो आत्मनिर्भर है, जाहिर है यहाँ काम कर रही हैं। तो बिल्कुल। और क्या, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस पर भी हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि स्वच्छता ही जीवन है, इस पर भी आज चर्चा होगी। और गीत मंजरी कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेहंदी पर। बिल्कुल, अभी अभी करवा चौथ बीता है ना, पिछले संडे को था, मतलब 2 दिन हुए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो रंगों में चटक है ना, वो हम अपने आसपास अब भी देख सकते हैं। हाथों लगी मेहंदी और भी बहुत कुछ हमारी सखियों ने भी मेहंदी रचाई होगी। और आजकल तो मेहंदी फैशन के रूप में भी हो गई है ना। जिनको देखें, हम बहनों को देखते हैं पूरे हाथ में मेहंदी लगाती हैं और उसमें कितनी सुंदर डिजाइन होती है, कारीगरी होती है। ये भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक व्यवसाय है ना। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रमों की ओर बढ़ जाएं, अपने विषय की ओर बढ़ जाएं, एक गीत से आगाज करते हैं मंदाकिनी। जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और मंदाकिनी, हम बात करने जा रहे हैं स्वच्छता जो है उस विषय पर। जी हाँ, जैसा कि हमने अपनी बहनों को बताया कि स्वच्छता कितनी जरूरी है और स्वच्छता ही जीवन है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और इसी से संबंधित गीत हमने अभी आपको सुनवाया भी था कि ये हरियाली और ये रास्ता यानी प्रकृति के करीब रहना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से प्रकृति हमें बराबर ये एहसास दिला रही है कि आप मेरा दोहन कम करें और आसपास स्वच्छता को बनाए रखें, उस हिसाब से आज इस पर बात करनी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहनों कि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण आदत है जो हर किसी को अपनानी चाहिए। अच्छी सेहत और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता बेहद जरूरी है। परिवार के सदस्यों और पूरे देश के स्वास्थ्य को बनाए रखने में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि स्वच्छता और सफाई की कमी से कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में स्वच्छता को अपनाने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, कुछ बुनियादी कदमों का अगर आप पालन करना सीख जाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि सुबह कुछ भी खाने से पहले मुंह की सफाई हो, शौचालय के प्रयोग के बाद आप अपना हाथ हमेशा धोएं, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना, धुले हुए कपड़े पहनना या कचरा फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का उपयोग करना, या फिर अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय या सड़क का उपयोग करते समय कूड़ेदान का उपयोग करें। आसपास थूकने और कचरा फेंकना बिल्कुल नहीं करें ऐसा। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें। और हाँ, सकारात्मक माहौल, साफ सुथरे वातावरण में रहने से भी मानसिक शांति मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। बिल्कुल राजश्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और इससे न तो बीमारियां बढ़ती हैं, न पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं और न ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है सखियों। अपने मन की भी देखभाल करें। इसके बारे में WHO खुद ये स्पष्ट करता है कि मानसिक स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मानसिक अस्वस्थता के कारण ही हम डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। और राजश्री जी, डिप्रेशन की जो समस्या है ना, एक आम समस्या हो गई है, बहुत ज्यादा, है ना। आपने देखा होगा जो हमारे बच्चे हैं युवावस्था में, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मानसिक अस्वस्थता सबसे बड़ी इसका कारण होता है। तो अपने दिलो दिमाग को हर चीजों के लिए मजबूत रखें, प्राकृतिक चीजों के बीच रहें, मानसिक बीमारी से बचने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मंदाकिनी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें बहुत अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि स्वच्छता मतलब स्व प्लस अच्छता, मतलब खुद अच्छा रहना। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। स्वच्छता खुद की हो या अपने घर परिवार की हो या मोहल्ले की या पूरे गांव की, जब ये सभी स्वच्छ रहेंगे तभी हमारे साथ पूरा गांव, पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। स्वच्छता ही सुखमय जीवन है। आगे एक श्रोता लिखते हैं कि स्वच्छता ही जीवन है का मतलब है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अहम पहलू है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और आपने लिखा है कि स्वच्छता एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान है जो स्वयं, समाज और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। स्वच्छता के महत्व, स्वस्थ रहने का माध्यम। स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये बीमारियों के प्रसार को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। जी हाँ राजश्री जी, हमारी एक सखी लिखती हैं कि स्वच्छता का अर्थ है साफ रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने लिखा है, एक श्रोता ने, कि महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए, हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत जरूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत और आसपास भी सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि स्वच्छता शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से मानव जीवन का एक बहुत ही आवश्यक घटक है। बहुत शानदार बात लिखी है उन्होंने। हाँ। आध्यात्मिक स्वच्छता का अर्थ है अपने धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन करना। दूसरी ओर भौतिक स्वच्छता मानवता के कल्याण और अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है।
क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि स्वच्छता ही जीवन है, जीवन में स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, चाहे घर हो या बाहर हो। आप स्वच्छ रहेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश रह पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि अपने जीवन में स्वच्छता लाएं। बिल्कुल, आप सही लिख रहे हैं। और आगे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में स्वच्छता से तात्पर्य स्वस्थ होने की अवस्था से भी है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए शरीर की भी स्वच्छता बेहद जरूरी है, जैसे कि रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना, नाखून काटना आदि आदि। कितना आसान है स्वस्थ रहना या स्वच्छ रहना, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम सबको बहुत और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत। और एक और संदेश है कि स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए जरूरी है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में जरूर ही शामिल करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता ही सेवा है। ये तो हमने एक और श्रोता ने ऐसा लिखा था इस संदेश के बारे में। तो भाई आप सबके संदेश भी जो हमारे पास आए, बहुत खूबसूरत संदेश आए, और हमने भी मंदाकिनी जी जो अपने श्रोताओं को बात बताई है जरूरी, वो बहुत आसान है करना, इतना कठिन नहीं है जी। तो बस ये एक ऐसी आदत है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे जी। जैसे हम बुरी चीजों की लत कितनी आसानी से लगा लेते हैं राष्ट्री जी, तो स्वच्छता एक बहुत अच्छी आदत है। इसकी लत लगाइए और जैसे ही आपकी आदत में ये शामिल हो जाएगा, आप स्वच्छ रहने की जो है पालना करने लगेंगे। तो एक गीत सुन लें अब। जरूर। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। हम कब आओगे, खत लिख दो।
अच्छा मंदाकिनी, एक बात बताएं, प्रश्न ये भी उठता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए? अरे आपने तो एक ज्वलंत सवाल मुझसे कर लिया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए, और इस पर ही हम अक्सर चर्चा करते हैं कि महिलाओं को आजकल आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। तो अगर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी राष्ट्रीय जी, तो उनमें आत्मविश्वास होगा, और अगर आत्मविश्वास होगा तो वो घर, परिवार और देश को चला सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों में, परिवारों में आज भी जो बहुत संपन्न परिवार हैं, वहां पे महिलाओं को नहीं काम करने दिया जाता। हाँ, कहा जाता है कि क्यों जरूरत है, जब इतना संपन्न है, चाहे वो व्यवसाय हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, तो उन्हें लगता है कि नहीं। लेकिन चलो ठीक है, शौक से वो अपनी मर्जी से न करें, ये और बात है, लेकिन उन्हें ये कहा जाए कि न करो, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुरा लगता है ना। तो भाई, नारी शक्ति का ही दूसरा नाम है, और सशक्त नारी हमारे देश की पहचान है। एक आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए अपने स्वभाव के अनुरूप कला, कौशल या अपने कार्य क्षेत्र का चयन करना चाहिए, और सबसे पहले हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, और साथ ही सखियों को जो है ना, हम ज्ञान और कौशल के साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऐसा भी हम उनसे कहेंगे कि हम अपने ज्ञान और कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि आत्मनिर्भर महिला समाज में बदलाव लाने में सक्षम होती है। तो शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से हम अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, और आत्मनिर्भरता आपके भीतर मजबूती पैदा करती है और आपका मनोबल बढ़ाती है। अभी आपने मुझसे पूछा था ना कि आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है, तो आत्मनिर्भरता हमारे अंदर क्या एक मजबूती पैदा करती है। बिल्कुल, और आत्मविश्वास तो बढ़ाता ही है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महिलाएं मीडिया क्रांति के इस परिदृश्य में अपनी बौद्धिकता और आगे बढ़ने की जागरूकता के कारण आज एक नया भारतीय परिवेश बनाने में सक्षम हो गई हैं। जी हाँ, ये मुद्दा आपने बहुत शानदार उठाया है राष्ट्रीय जी, कि जो मीडिया क्रांति हुई है उससे आज जब पूरा विश्व एक ग्लोबल गांव का परिदृश्य धारण कर चुका है, तो इसका भारत देश पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भारतीय जनमानस अपनी नई आंखों से पूरे विश्व को देख रहा है, और इस पूरे परिदृश्य में भारतीय महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका से हमारे सामने हैं। बिल्कुल, और आज इस नई शताब्दी में नारी अपने नए आसमां को तलाशती नजर आ रही है। इस नई भारतीय मीडिया संस्कृति ने, इस नए माहौल ने महिलाओं के लिए खुला संसार पैदा कर दिया है, जहां वे अपनी सोच को एक नई परवाज दे सकती हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और इस नई भारतीय मीडिया संस्कृति ने इस नए माहौल में महिलाओं के लिए खुला संसार तो पैदा कर ही दिया है, साथ ही आज इस उपभोक्ता संस्कृति के चलते महिला को घर परिवार के साथ साथ पास पड़ोस, फैशन, आचार व्यवहार, पहनावा और घर की साज सज्जा सभी में एक नयापन भी नजर आता है। आज आपने देखा होगा महिलाएं पहले से काफी बदल गई हैं, अपना ध्यान रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस क्रांति में महिलाओं के लिए अनेक द्वार खोल दिए हैं, उन्हें उनकी क्षमता से परिचित करवाया गया है। ये बदलाव क्रांति का वो अंकुर है जो पीछे धीरे धीरे पनपता है, बढ़ता है और ऊंचाइयां पाता है। जी बिल्कुल राष्ट्रीय जी, हम तो उन बहनों से कहना चाहेंगे जो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। कई बार क्या होता है कि बहनें भावुकता में अपने पति और बच्चों का ध्यान ज्यादा रखती हैं और खुद भूखा रहती हैं। हाँ। हमारे साथ ऐसी बहुत सी सखियां हैं जो कहती हैं कि भाई मेरे पति 4 बजे खाना खाते हैं, तो मैं भी 4 बजे तक भूखी रहती हूँ और उनके साथ खाना खाती हूँ। या किसी के पति शाम को देर शाम तक ऑफिस से घर पहुंचते हैं, तब तक वो इंतजार करती रहती हैं। अच्छी बात है, एक सुखी परिवार के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप परिवार के बाकी अन्य सदस्यों का ख्याल रख सकती हैं। बिल्कुल, है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता मॉरिसन का मानना है कि इस नई शताब्दी की महिला एक बदले हुए रूप में, कुछ नए अंकों में इस विश्व को एक नया, कुछ नए अर्थों में इस विश्व को एक नया रास्ता दिखलाएंगी। बिल्कुल सही कहा है नोबेल पुरस्कार विजेता मॉरिसन ने। तभी तो किसी ने लिखा है, ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मरूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, ना
तेज से चमके और अंधेरा काला है। ओ, जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर थी, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। ओ, जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर थी, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। क्या बात है। और मंदाकिनी जी, बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास जो हमारे श्रोताओं ने, महिलाओं ने हमें संदेश लिखकर भेजे हैं, वो जरूर हम पढ़ना चाहेंगे। हाँ। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता वगैरह जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। और आगे लिखते हैं हमारे एक श्रोता कि आत्मनिर्भर महिला समाज में बदलाव लाने में सक्षम होती है और अपनी पहचान बनाने में सफल रहती है। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आत्मनिर्भरता से महिलाएं मजबूत और प्रेरणादायक बनती हैं। और आप लिखती हैं कि आत्मनिर्भर महिला समाज में बदलाव लाने में सक्षम होती हैं और अपनी पहचान बनाने में सफल रहती हैं और शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आत्मनिर्भर से महिलाएं मजबूत और प्रेरणादायक बनती हैं। ये शायद संदेश आपने पढ़ दिया था, है ना? उसके बाद एक और संदेश जब आप पढ़े, भारतीय साहित्य में आप लिखती हैं कि कई सुप्रसिद्ध लेखिकाएं, कवित्रियों
और कथा लेखिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से कुछ मशहूर नाम है सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है। और आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होती महिलाएं, आजकल महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र तो हो ही रही हैं। इनमें कुछ पुरुषों को ऐतराज हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उन पुरुषों को तो महिलाओं की सहायता करनी चाहिए या उनके काम में मदद भी करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। तो मैं कहूंगी राजश्री जी, हम इस सखी सहेली में हमारे सखाओं को भी तो शामिल करते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। और आपने लिखा है कि आत्मनिर्भर होना हर किसी के लिए जरूरी है, खासकर महिलाओं के मामले में ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आत्मनिर्भर होने से आप अपने फैसले स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और अभी कई संदेश मंदाकिनी हम उसे भी शामिल कर लें। एक श्रोता लिखती हैं, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होती महिलाएं, भाई ये बहुत ही विस्तृत और व्यापक विषय है। इसके लिए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को मूल रूप से समझना बहुत आवश्यक है। घर से बाहर निकलना ही स्वतंत्रता नहीं है और न ही नौकरी करना ही आत्मनिर्भरता है। इसके लिए तो हर एक के बुद्धिजीवी होते रहने की आवश्यकता है। फिर हर कोई इस शब्द के अर्थ अपने अपने बुद्धि विवेक में ही समझते हैं। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। एक श्रोता लिखती हैं कि आजकल कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की बराबरी की भागीदारी न हो। सरकार भी महिलाओं को बेहतर सुविधाएं दे रही है। मेरी 3 बेटियां हैं, एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील है, दूसरी इंजीनियर और तीसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है। उनके कई जगह सेमिनार होते रहते हैं और अकेले ही सब जगह वो जाती हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और आपने लिखा है कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहायता के खुद को बनाए रख सकता है। जिन महिलाओं को हम काम पर रखते हैं उनके लिए आत्मनिर्भर बनना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हालांकि आत्मनिर्भरता को केवल एक अंतिम बिंदु के रूप में सोचना इस रास्ते पर होने वाली सभी महान चीजों को अनदेखा करने का जोखिम उठाता है। मुझे लगता है शायद मंदाकिनी जी वो ये कहना चाह रहे हो कि जब महिलाएं काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो बहुत से लोगों की सोच ये होती है कि घर थोड़ा सा छूट जाता है या, लेकिन अगर आपके घर के अन्य सदस्य, आपके साथी, हमसफर, पति की अगर मैं बात करूं तो वो सब मिलकर काम करे ना, तो मुझे लगता है कि घर भी नहीं छूटता। अगर अकेली महिला ही सिर्फ सब कुछ करे तो भाई उसके 10 हाथ तो है नहीं। लोग मान लेते हैं कि वो दुर्गा का रूप है तो उसके 10 हाथ है। और महिलाएं जो है वो मल्टीटास्किंग करती भी हैं, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि वो भी तो इंसान है ना। हम उनको क्यों सुपर ह्यूमन, सुपर वुमन कह कर उनको ये उनके जहन में बिठा दें कि भाई नहीं, तुम्हारे 10 हाथ हैं और वो सब कुछ कर लेती है। वो सब कुछ करने के बाद या करने के पीछे उसकी जो एक मानसिक या शारीरिक दुर्दशा होती है, उस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। और एक और संदेश है ना, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि जब हम उन्हें दुर्गा का रूप मानते हैं कि उनके 9 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, तो फिर कई मामलों में उनको कमजोर क्यों साबित करते हैं कि वो कमजोर है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात बिरात उसे नहीं आना चाहिए, दूर दराज उसे पढ़ने नहीं जाना चाहिए। ये बातें फिर क्यों आती हैं? तो काम को लेकर ही हम उन्हें क्यों ऐसा मानते हैं कि वो सुपर वुमेन है, वो घर की देखभाल भी कर सकती है और नौकरी भी करेगी। बिल्कुल। तो ये जो हमारे विचारों में दोगलापन
खोखलापन है, इसे हमें बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और संदेश है। हाँ, ये लिख रहे हैं कि बालिकाओं का या महिलाओं का आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, मगर इतना आत्मनिर्भर होना अच्छी बात नहीं है। अदालत को कहना पड़े कि महिलाओं को छोटी छोटी बात पर आप अदालत में केस फाइल कर देते हैं, इतना भी ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही लिखा है आपने, लेकिन ये भी सही लिखा है कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लोग थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचने लग जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आत्मनिर्भर महिला समाज में बदलाव लाने में सक्षम होती हैं और अपनी पहचान बनाने में सफल रहती हैं। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। निर्भरता से महिलाएं मजबूत और प्रेरणादायक बनती हैं। तो राजश्री जी, इन मैसेजेस को पढ़कर मुझे लगा कि हमारी श्रोता बहनें या भाई या हमारे सखा सोचते हैं, है ना, इस विषय पर सोचते हैं और विचारते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी विषय को समझें, विचारें और उस पर मंथन करें। तो अब हमें सोचना चाहिए क्या? एक गीत सुनवा दे। बिल्कुल, एक खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये दुनिया गम का मेला है, ये दुनिया गम का मेला है, मुसीबत की कहानी है। कोई रोए कोई गाए, अजब ये जिंदगानी है। हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। पलक की डोर से टूटे हुए सितारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। भरा हो पेट तो भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। भलाई कीजिए दो दिन के ये नजारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। तेरे जहान से तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए। तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए। तेरे हुजूर
रहकर भी ठोकरे खाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। गरीब ही सही आखिर तो हम तुम्हारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। हो पालनहारे। ध्यान साधना के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताएंगी ध्यान साधना और योग की मार्गदर्शक रुचिरा मोडक। निर्गुण न्यारे। ध्यान साधना जो है वो आप अपने आप को उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं जो कण कण में व्याप्त है और सभी धर्म के लोग मानते हैं उसको। वो जो एनर्जी है, चैतन्य है, उसके साथ में जब हमारा योग होता है, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप हैं ऐसे माना जाता है, लगभग हर धर्म में मानते हैं। आत्मा ऐसे समझो कि एक बूंद की तरह है और बाकी जितनी जो भी एनर्जी है, चैतन्य है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो कण कण में व्याप्त है। तो जब वो कण कण में व्याप्त है और हमारे भीतर की एक, ये जब दोनों मिल जाएं, यही प्रयास होता है योग का। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी करती है और कुछ गलत करने भी नहीं देती है, तो वही आपको संस्कार भी देती है। रे बिन हमरा कौन नहीं। रुचिरा मोडक से बातचीत सुनिए 23 अक्टूबर दिन में 3 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सखी सहेली। तो एक बार फिर हम अपने सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जी। मैं हूँ राजश्री और मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। बिल्कुल मंदाकिनी। अब हकलाना ये एक ऐसा विषय है जो बहुत जिसे कहते हैं हृदय को छूता है। जी। बहुत सी छोटे इस पर बात करना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, है ना। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो बात करते वक्त थोड़ा सा हकलाते हैं, अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। तो इस विषय को उठाना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आज ये दिन अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस के रूप में हम मना भी रहे हैं। बिल्कुल, हर साल 22 अक्टूबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि भाई हकलाने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूक करना है। और इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के जो समुदाय हैं, संगठन हैं, वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, एक अभियान चलाते हैं और जिससे कि लोग जागरूक हों। कई बार आपने भी देखा होगा कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अब आप सोचिए कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है, जिसके साथ ये समस्या है, जिसे ये प्रॉब्लम है, उसे कैसा महसूस होता होगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है जागरूकता में ये एक पहल आप करें, ये कदम उठाएं। कभी उस पर हंसे नहीं, वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी। वो आप भी हो सकते हैं, क्या पता, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से कि अगर उनके बच्चे में ये दोष दिखाई देता है कि वो बचपन से हकला रहे हैं, ज्यादा तुतला रहे हैं, बोलने में उन्हें दिक्कत होती है, तो वो उनका तुरंत इलाज कराएं और इसमें किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं करें, बल्कि बच्चे का हौसला बढ़ाएं, खुद का हौसला बनाए रखें, साथ ही बच्चे को अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं कि कारण क्या है। एक बात और कहना चाहूंगी, कई बार घबराहट के कारण भी हम डर से भी हकला जाते हैं, तो घर में डर का माहौल नहीं रखना चाहिए। घर में एक हंसी खुशी का माहौल रखें ताकि बच्चे पर मानसिक दबाव नहीं पड़े या किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई दबाव न हो। बिल्कुल भाई, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ही हकलाहट के प्रति लोगों को जागरूक और शिक्षित करना है। कई बार लोग बिना सोचे ऐसे व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं और इससे उनके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ सकता है इसका अंदाजा नहीं। हकलाहट से ग्रसित लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिर जाता है। ऐसे लोगों को उनकी ये जो हकलाहट है वो दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे, जो काफी हद तक कारगर साबित हो सकती है इसे दूर करने में। और इस दिन दुनिया भर में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं, जैसा हमने बताया कि लोग इसके प्रति सचेत हों और इस तरह जो भी आप किस डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें। और छोटे बच्चों में जैसा आपने कहा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपको ये लगता है कि इस तरह की समस्या है, तो बहुत जल्दी शुरुआत में ही अगर आप डॉक्टर को दिखाएं तो एक प्रैक्टिस होती है, उससे ये ठीक भी हो सकता है। और राजश्री जी, हर साल इस दिन को एक थीम के साथ मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है वन साइज डज नॉट फिट ऑल।
बिल्कुल। कितनी अच्छी बात। हाँ, और भाई इसकी जो देखभाल है, बच्चों में हकलाहट की पहचान आप करें और उससे निपटना तो बहुत ज़रूरी होता ही है। जितनी जल्दी इस ओर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे में इसकी स्थिति बिगड़ने से रोकने या इसे दूर करने की संभावना भी ज़्यादा होगी। जी बहनों, एक बात और कहना चाहेंगे कि ये एक स्पीच डिसऑर्डर है जो बोलने की गति में रुकावट के कारण होता है। ये आवाज अक्षरों में दोहराव, बोलने में लंबा समय या झिझक के रूप में सामने आ सकता है। तो हकलाहट के पीछे जेनेटिक और पर्यावरण से जुड़े कारण हो सकते हैं। ये समस्या अक्सर बचपन में ही दिखाई देने लगती है, जो बड़े होने तक बनी रह सकती है, या उम्र के साथ इसमें सुधार आ सकता है। भले ही ये बीमारी नहीं है, लेकिन जो इससे परेशान है उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण और निराश करने वाली स्थिति पैदा करता है। जी हाँ, ये एक बिहेवियरल थेरेपी है। कुछ लोगों को बिहेवियरल थेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन तकनीकों से फायदा हो सकता है, और हकलाहट के कारण के रूप में एंजाइटी को कम किया जा सकता है। इससे जो हालत है, जो सिचुएशन है, वो बेटर हो सकती है, सुधर सकती है। बिल्कुल, और इसके लिए काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है। जो बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग अगर हकलाते हैं तो काउंसलिंग की मदद लेना भी इससे भावनात्मक और जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर, उसका बहुत असर होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इसके लिए दवाइयां भी हैं सीधे तौर पर, लेकिन दवाइयों का प्रयोग सीधे तौर पर हकलाहट के इलाज के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कुछ मामलों में एंजाइटी या डिप्रेशन को दूर करने के लिए इनका सहारा लेना पड़ सकता है। हाँ। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि बच्चे डर से भी हकलाते हैं, या जिस घर में बहुत कड़ा अनुशासन होता है, डर पैदा कर देते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों पे अच्छे अंक नहीं लाए, अच्छी पढ़ाई नहीं करी, अच्छी तरह से नहीं रहे, कहना नहीं माना, और आपने तड़ाक एक थप्पड़ जड़ दिया, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस तरह का माहौल अपने घर में ना रखें, बच्चों को प्यार से बोले, और बच्चे ही क्यों, घर के बुजुर्ग उनके साथ भी प्यार से पेश आए, सम्मान और आदर के साथ पेश आए। बिल्कुल बिल्कुल मंदाकिनी जी। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि डिलेड ऑडिटरी फीडबैक या फिर उपकरण या स्पीच रीस्ट्रक्चरिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग हकलाहट दूर करने और बेहतर साफ बोली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और निरंतर अभ्यास भी इससे भी फायदा होगा ना? बिल्कुल होगा, बहुत होगा। बड़े बड़े लोग, लेखक और कई बार महान लोग भी इस बात को जानते थे कि उन्हें बोलने में परेशानी महसूस होती है और वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदत को सुधारा, अपने को ऐसा बनाया, और आज बड़े बड़े वक्ता के रूप में भी हमारे सामने दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे संदेश भी हमारे पास आए हैं जिसे हम शामिल कर लेंगे, लेकिन अब समय जो है वो गीत मंजरी का है, और आज का विषय जो है वो है मेहंदी, है ना? तो भाई मेहंदी का जिक्र आते ही सुहागन और कन्याओं के रचे हाथ सामने आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। और देखिए ना, मेरे और आपके हाथों में भी जो मेहंदी दिख रही है वो भी तो किसी से छुपी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेहंदी तो गुणों की खान है, कहते हैं सुर्खे रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। यानी मान सम्मान पाने के लिए, समाज में अपने को प्रतिष्ठित और स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष में तब कर ही जीवन निखरता है।
हथेलियों पर फूल खिलाकर संपन्नता से लेकर विपन्नता तक हर वर्ग की महिलाओं के जीवन में उत्फुल्लता का रंग भर देने वाली मेहंदी स्वयं पिसकर सुर्ख रूह हो जाती है। पर घर्षण या यूं कहें पिसने का रोना कभी नहीं रोती, बल्कि खुशियां ही खुशियां बिखेरती हैं। बिल्कुल, मेहंदी आज भी महानगरीय सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, और लेकिन उतनी ही शिद्दत से वो गांवों से लेकर शहरों तक को अपनी गिरफ्त में ले रही है। रचकर रंग दिखाती है, सुंदरता निखारती है, दुल्हन के हाथों का सौंदर्य मनभावन सजाती है। ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नचे दिया कुड़िया गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ धरती शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना। भारतीय नारी की पहचान स्थापित करने वाली मेहंदी पारंपरिक श्रृंगार साधनों के बीच दिनों दिन लोकप्रियता ही हासिल कर रही है। नववधु की हथेली हो या अति संपन्न घरानों की स्वयं गहनों से लदी महिलाएं भी हथेली से लेकर बांह तक मेहंदी लगाती हैं। पाश्चात्य प्रसाधन सामग्रियों की बाढ़ में भी मेहंदी अपना स्थान बनाए हुए है। कभी सुहागन और कन्याओं के हाथों में लगाई गई, कभी दुल्हन स्त्री के हाथों पैरों में रचाई गई, और उम्र के होने पर जैसे ही उम्र ने हौले से दस्तक दी तो श्वेत बालों में भी लगाई गई। तो अब हमारे जाने का समय हो रहा है। मैं राजश्री त्रिवेदी और मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली